हम तमिलनाडु की 20 रामसर साइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ना? अब इससे पहले कि हम इन नामों की भूल भुलैया में खो जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये रामसर साइट्स होती क्या है। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स हैं। मतलब जैसे झीलें, दलदल या मैंग्रोव जंगल। बिल्कुल, ये वो जगहें हैं जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, चलिए सीधे अपनी रिसर्च के पहले हिस्से पर आते हैं, जिसे पावर डिस्ट्रिक्ट्स या द बिग 3 का नाम दिया गया है। आप देखिए, 20 में से 11 रामसर साइट्स तो पूरे राज्य में फैली ही नहीं है। वे सिर्फ 3 जिलों में सिमटी हुई हैं। मतलब अगर हमने इन 3 जिलों को समझ लिया तो आधा काम तो बिना किसी मेहनत के ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही। इसमें सबसे पहला नाम आता है रामनाथपुरम जिले का। हमारे नोट्स में इसे राजा कहा गया है। और राजा क्यों ना कहें, आखिर अकेले इसी जिले में 5 रामसर साइट्स मौजूद हैं। हाँ, लेकिन असली जादू तो इस बात में है कि इन 5 साइट्स को याद कैसे रखा जाए। देखिए, अगर हम सीधे नाम रटने बैठें तो वे कुछ ही घंटों में भूल जाएंगे। इसलिए हमारी रिसर्च में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य या विजुअल की कल्पना करने को कहा गया है। वो शाही रसोई वाली कल्पना। हाँ, कल्पना कीजिए कि समुद्र के किनारे एक विशाल शाही रसोई या रॉयल किचन है। रुकिए, जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा, मतलब एक शाही रसोई की कल्पना करने भर से मुझे भौगोलिक नाम कैसे याद हो जाएंगे? थोड़ा अजीब लगा होगा शुरू में। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर जब मैंने नामों को इस कहानी में फिट किया तो ये एकदम सटीक बैठ गया। चलिए श्रोताओं के साथ ये लॉजिक शेयर करते हैं। बिल्कुल। एक रसोई में क्या क्या होता है? खाने पीने की चीजें, है ना? इस शाही रसोई में रोजमर्रा की चीजों के नाम पर 5 साइट्स छिपी हैं। चलिए गिनते हैं। पहला है शक्कर, यानी सकारा। बिल्कुल। और शक्कर के बाद कोई गर्म तरल पदार्थ होना चाहिए। तो दूसरा नाम है सूप, जिसे हम पारंपरिक कांजी से याद रख सकते हैं। कांजी, एकदम सही। फिर खाने के साथ थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए अचार चाहिए, जो हमारा तीसरा नाम है, चित्रा। चित्रा। चौथा है खाने का एक बड़ा सा ढेर, जिसे थेर कहा गया है। थेर यानी खाने का ढेर। और पांचवा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि यह रसोई समुद्र के किनारे है, तो वहां खारा पानी होगा ही। और ये हमारी 5वीं साइट है, मन्नार की खाड़ी। यह एक परफेक्ट उदाहरण है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हाँ, अब जब भी कोई रामनाथपुरम के बारे में सोचेगा तो उसे कोई उबाऊ नक्शा याद नहीं आएगा, बल्कि उसे शक्कर, कांजी, चित्रा, खाने का ढेर और मन्नार की खाड़ी की खारी महक याद आएगी। एक ही झटके में 5 नाम याद हो गए। ये तो सच में कमाल का अनुभव है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पावर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो है तिरुवरूर। तिरुवरूर, जिसे हमारी जानकारी में द राइस बॉल या चावल का कटोरा कहा गया है। हाँ, यहाँ 3 रामसर साइट्स मौजूद हैं। अब इनके नाम थोड़े बड़े और भारी भरकम जरूर है, लेकिन समूह में होने की वजह से इनका डर कम हो जाता है। ये 3 नाम हैं वडुवर, उदयमार्तंडपुरम और इसके ठीक पास स्थित कराईवेत्ती। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उदयमार्तंडपुरम जैसा लंबा नाम देखकर कोई भी घबरा सकता है। बिल्कुल, मैं तो खुद पढ़ते हुए एक पल के लिए रुक गई थी। हाँ, लेकिन जब हम जानते हैं कि ये चावल के कटोरे वाले समूह का हिस्सा है, तो हम इसे एक सुरक्षित संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। दिमाग को पता होता है कि इसे कहाँ खोजना है। क्या बात है! तो 5 रामनाथपुरम में और 3 तिरुवरूर में, यानी 8 साइट्स तो हमारी मुट्ठी में आ गईं। अब आते हैं हमारे तीसरे पावर डिस्ट्रिक्ट पर, जो है चेन्नई और कांचीपुरम का इलाका। इसे मुख्य केंद्र या द हब कहा गया है। हाँ, और यहाँ भी 3 साइट्स हैं। पहला है पल्लीकरनई, जिसे शहर का दलदल बताया गया है। एक बड़े शहर के बीचों बीच एक दलदल का होना अपने आप में से खास बनाता है। बिल्कुल। और दूसरा नाम है वेदांतंगल। इसके साथ एक बहुत ही खास ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा है। हाँ, मैं पढ़ रही थी कि ये 1797 की सबसे पुरानी साइट है। सही कहा। जब हम किसी जगह के साथ एक साल या इतिहास जोड़ देते हैं ना, तो वो हमारी मेमोरी में एक अलग तरह का एंकर या लंगर डाल देता है। ये बहुत लॉजिकल है। और इसी हब की तीसरी साइट है कारीकिली। तो पल्लीकरनई, वेदांतंगल और कारीकिली, इस तरह 5, 3 और 3, कुल मिलाकर सिर्फ 3 जिलों में हमने 11 साइट्स को डिकोड कर लिया है। 11 साइट्स बहुत आसानी से। लेकिन अब यहाँ एक दिलचस्प चुनौती सामने आती है। कैसी चुनौती? अच्छा, 11 नाम तो हो गए जो आसानी से गुच्छों में मिल गए, लेकिन बाकी के 9 नामों का क्या, जो इन 3 जिलों के बाहर पूरे राज्य में फैले हुए हैं? हाँ,
उन्हें याद रखना तो और भी मुश्किल होना चाहिए, है ना? देखिए, सामान्य तौर पर देखें तो हाँ, जो चीजें बिखरी भी होती हैं उन्हें याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन यहीं पर हमारी रिसर्च का दूसरा हिस्सा सामने आता है, जिसे सुपरलेटिव आइकन्स कहा गया है। सुपरलेटिव आइकन्स? हाँ, साइकोलॉजी में एक आइसोलेशन इफेक्ट होता है। मतलब जो चीज भीड़ से अलग होती है वो दिमाग में ज्यादा आसानी से छप जाती है। अच्छा। जो साइट्स इन 3 जिलों से बाहर हैं, उन्हें याद रखने के लिए हर एक की एक बहुत ही अनोखी विशेषता खोजी गई है। आप कह सकते हैं कि उन्हें एक तरह की सुपर पावर दी गई है। ये सुपर पावर वाला एंगल मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्प लगा। मतलब अगर कोई साइट किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो उसमें जरूर कोई ऐसी खास बात होगी जो उसे अपने आप में एक हीरो बनाती है। बिल्कुल। चलिए जानते हैं कि ये सुपर पावर्स क्या हैं। हमारी सूची में 12वें नंबर पर है पिचावरम। पिचावरम। हमारे नोट्स के अनुसार यहाँ के विशाल मैंग्रोव वनों की वजह से इसे द रूट फॉरेस्ट या जड़ों वाला जंगल कहा जाता है। और ये तस्वीर बहुत शक्तिशाली है। जब हम मैंग्रोव के बारे में सोचते हैं तो पानी की सतह के ऊपर उलझी हुई वो जाल जैसी विशाल जड़ें ही सबसे पहले दिमाग में आती हैं। हाँ, एकदम। पिचावरम सुनते ही वो जड़ों का जंगल आंखों के सामने आ जाना चाहिए। एकदम सही। अब 13वीं साइट की बात करते हैं, पॉइंट कैलेमेरे। पॉइंट कैलेमेरे? इसके लिए जो ट्रिक दी गई है वो मेरी पसंदीदा विजुअल मेमोरी ट्रिक्स में से एक है। नक्शे वाली? हाँ, अगर हम तमिलनाडु के नक्शे को ध्यान से देखें तो इसका आकार बिल्कुल एक नाक की तरह बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे तमिलनाडु की नाक कहा गया है। यहाँ हम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे पेरिडोलिया कहते हैं। पेरिडोलिया? हाँ, यानी निर्जीव चीजों या आकारों में चेहरे या शरीर के अंगों को देखना। आहा। इंसान का दिमाग नक्शों को याद रखने के लिए नहीं बनाया, लेकिन चेहरों और शरीरों को याद रखने में वो माहिर है। ये तो है। इसलिए नक्शे पर नाक देखते ही पॉइंट कैलिमेरे हमेशा के लिए याद हो जाता है। नक्शे पर नाक, ये तो कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। और 14वें नंबर पर है लॉन्गवुड शोला। इसे पहाड़ों का राजा कहा गया है। इसका कारण ये है कि खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित ये इकलौती रामसर साइट है। एक तरह से ये पहाड़ों पर अकेले राज कर रही है। बिल्कुल। अब आता है एक ऐसा नाम जिसकी कहानी ने मुझे सच में थोड़ा भावुक कर दिया। 15वें नंबर की साइट कुंथनकुलम। हाँ, कुंथनकुलम की कहानी इस पूरी सूची में सबसे अलग और दिल को छू लेने वाली है। बिल्कुल। इसे द फ्रेंडली विलेज या दोस्ताना गांव कहा जाता है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग उन प्रवासी पक्षियों की शांति के लिए जो दूर दूर से वहां आते हैं, त्योहारों पर पटाखे तक नहीं जलाते। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात मुझे सच में हैरान कर देती है। हम अक्सर पर्यावरण बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कैसे एक छोटे से गांव की मानवीय पहल एक पूरी जगह की वैश्विक पहचान बन जाती है, ये अद्भुत है। ये वास्तव में इंसान और प्रकृति के सह अस्तित्व का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। हाँ। और अगर हम इसे मेमोरी के नजरिए से देखें तो हम पाएंगे कि ये विशेषताएं चाहे वो पानी में उलझी हुई जड़ों वाला जंगल हो, नक्शे पर बाहर निकली हुई नाक हो, नीलगिरी के पहाड़ों का राजा हो या पक्षियों के लिए पटाखे न जलाने वाला दोस्ताना गांव हो, ये सिर्फ नाम नहीं रह गए, ये उस स्थान की आत्मा बन गए हैं। बहुत खूब कहा आपने। जब हम किसी जगह को उसकी कहानी या उसके जज्बात से जोड़ देते हैं तो वो सूखी जानकारी से बदलकर एक अनुभव बन जाती है। और अनुभवों को हम कभी नहीं भूलते। तो इसी के साथ हमने 15 साइट्स का सफर तय कर लिया है। 11 पावर डिस्ट्रिक्ट्स में और 4 ये सुपर पावर वाली। पावर डिस्ट्रिक्ट्स में 11 और 4 ये सुपर पावर वाली साइट्स। अब हमारे पास सिर्फ 5 नाम बाकी हैं। इन बचे हुए नामों के लिए हमारी रिसर्च के तीसरे हिस्से में एक बहुत ही संगीतमय और शारीरिक गतिविधि वाला तरीका बताया गया है। राइम वाला तरीका? हाँ, वी राइम या कविता, और साथ ही एक मैप ट्रेसिंग तकनीक। चलिए पहले इस कविता वाले हिस्से को समझते हैं। याददाश्त को मजबूत करने में लय या रिदम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल, जैसे बचपन की कविताएं। हाँ, बचपन में हमें कविताएं क्यों जल्दी याद हो जाती थी? क्योंकि हमारा दिमाग ध्वनियों के पैटर्न को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। हमारी जानकारी में 4V अक्षर वाले नामों की एक लयबद्ध कविता दी गई है। इसे कुछ इस तरह पुकारना है: वेदन वेल्लो वडू वेम्बा। वेदन वेल्लो वडू वेम्बा। ये तो किसी मंत्र या चीयर लीडिंग सॉन्ग जैसा लगता है। हाँ, बहुत कैची है। सुनने में ही कितना आकर्षक है। चलिए इस कविता को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नाम छिपे हैं। चलिए। पहला है वेदन, जो राज्य के उत्तर में चेंगलपट्टू है। लेकिन रुकिए, क्या हमने वेदांतंगल को पहले ही द हब वाले हिस्से में कवर नहीं कर लिया था? वो 1797 वाली सबसे पुरानी साइट। बिल्कुल सही पकड़ा। यह एक बहुत ही स्मार्ट क्रॉस रेफरेंस तकनीक है। अच्छा,
क्रॉस रेफरेंस? हाँ, ये वही साइट है। एक ही नाम को अलग अलग तरीकों से याद करने पर उसकी पकड़ दिमाग में और मजबूत हो जाती है। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। फिर इस कविता का दूसरा हिस्सा आता है, 16वां नाम वेल्लो, वेल्लो? जिसका पूरा नाम वेल्लोड है और यह पश्चिम में एरोड में स्थित है। जी हाँ। इसके बाद तीसरा वी है वडुवुर, जो मध्य में स्थित तिरुवरूर का हिस्सा है। और फिर से अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो वडुवुर भी चावल के कटोरे वाले समूह में पहले ही आ चुका है। हाँ, ये भी रिपीट हो रहा है। और अंत में आता है चौथा वी, वेम्बा। ये हमारी 17वीं साइट है, जिसका पूरा नाम वेम्बानूर है। और ये एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी में है। तो इस 4 वी वाली कविता में 2 पुराने और 2 नए नाम शामिल हैं। इस कविता के साथ साथ हमारी रिसर्च में एक बहुत ही प्रभावी टीचिंग टिप भी दी गई है, जिसे मैप ट्रेस कहा गया है। मैप ट्रेस? ये वो हिस्सा है जहां हम केवल सुन नहीं रहे होते, बल्कि शारीरिक रूप से उस जानकारी को जी रहे होते हैं। ओहो, ये मैप ट्रेस वाली गतिविधि तो और भी मजेदार है। हाँ, इसमें बताया गया है कि हमें अपने दाहिने हाथ से हवा में तमिलनाडु के तट को ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेस करना है और जोर से पुकारना है। तो चलिए करके देखते हैं। चलिए मैं इसे करते हुए समझाती हूँ। हाथ को हवा में सबसे ऊपर रखिए और कहिए चेन्नई, यानी हमारी पल्ली करना इस साइड। फिर हाथ को थोड़ा नीचे लाइए और कहिए मैंग्रोव, मतलब पिचावरम। फिर थोड़ा और नीचे पॉइंट, मतलब वो नाक वाला कैलिमरे। फिर बीच में राम जी, जहां हमारी शाही रसोई और 5 साइड्स हैं। और हाथ को सबसे नीचे ले जाकर अंत में कहिए दक्षिण, यानी हमारा कन्याकुमारी। ये अनुभव पूरे भूगोल को हमारे शरीर की गति से जोड़ देता है। सच में कमाल है। इसके पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है, इसे किनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं। किनेस्थेटिक लर्निंग? जब हम किसी जानकारी के साथ अपने शरीर की किसी गतिविधि को जोड़ते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क के कई अलग अलग हिस्सों को एक साथ सक्रिय कर देता है। अच्छा, जैसे कौन से हिस्से? हमारी मांसपेशियां, हमारा विजुअल कॉर्टेक्स और हमारी सुनने की क्षमता। यही कारण है कि ये हवा में हाथ घुमाने वाला तरीका केवल किताब से रटने से कहीं ज्यादा गहरा असर करता है। ये सब इतना लॉजिकल है कि अब मुझे लग रहा है कि काश स्कूल में हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया होता। हाँ, काश। खैर, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमारे पास 17 साइट्स हो चुकी हैं, लेकिन जो बचे हुए 3 नाम हैं वे सच में काफी मुश्किल और अटपटे लग रहे हैं। घबराइए नहीं। और आखिरी कदम में इनका भी इलाज मौजूद है। यहाँ हिंदी उर्दू कनेक्शन या भाषाई तरकीबों के जरिए इन मुश्किल नामों को डिकोड करने का तरीका बताया गया है। हाँ, लॉजिक लिंक्स। चलिए देखते हैं कि ये लॉजिक लिंक्स कैसे काम करते हैं। ये लॉजिक लिंक असल में बहुत ही गहराई से काम करता है। हम नए और अनजान शब्दों को हमेशा अपने दिमाग में पहले से मौजूद जानी पहचानी जानकारियों से जोड़कर ही याद रख पाते हैं। हमारी 18वीं साइट है कज़ो वैली। कज़ो वैली। अब जब कोई कज़ो वैली कहता है तो दिमाग में कोई तस्वीर नहीं बनती, ये एक खाली शब्द लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कज़ो शब्द को ध्यान से सुने तो ये हिंदी के शब्द काजू जैसा लगता है। काजू, बिल्कुल, काजू और काजू। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि काजू विल्लुपुरम इलाके में बहुत अधिक उगाए जाते हैं और ठीक वहीं ये रामसर साइट स्थित है। काजू कहते ही दिमाग में एक आकार, एक स्वाद आ जाता है। एकदम सही। विल्लुपुरम के काजू के बागानों की ये छोटी सी ट्रिविया इस अनजान से नाम को पूरी तरह से दिमाग में लॉक कर देती है। कजुवेली से काजू और काजू से विल्लुपुरम। बिल्कुल। और ऐसा ही कुछ हमारी 19वीं साइट के साथ भी है, नंजुरायन। नंजुरायन। अब नंजा शब्द को सुनिए। ये सुनने में हिंदी उर्दू के शब्द नन्ना जैसा लगता है। नन्हा मतलब छोटा या नया? हाँ। और हमारी जानकारी के अनुसार ये तिरुपुर में स्थित एक बिल्कुल नई साइट है। तो नन्हा से नया, ये कनेक्शन तो एकदम सटीक बैठता है ना? एक भारी भरकम नंजुरायन शब्द अचानक से एक प्यारा सा नन्हा शब्द बन गया। और अंत में हम पहुंचते हैं हमारी 20वीं और आखिरी साइट पर, सुचिंद्रम। सुचिंद्रम। सूची शब्द का उच्चारण सीधे तौर पर सूची के समान है। अरे हाँ, सूची मतलब सूची यानी लिस्ट। हाँ। और ये कितनी मजेदार बात है कि ये रामसर साइट्स की हमारी इस पूरी अंतिम सूची का एकदम आखिरी नाम है, जो राज्य के एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी पर जाकर खत्म होता है। बिल्कुल। सुचिंद्रम के साथ ही हमारी ये 20 साइट्स की सूची पूरी होती है। इस तरह से हमने देखा कि भाषा की थोड़ी सी बाजीगरी अनजान भौगोलिक नामों को कितना परिचित बना सकती है। तो ये लीजिए, हमने पूरे 20 नाम कवर कर लिए, कोई भी नाम नहीं छूटा। सारे 20 नाम। रामनाथपुरम की शाही रसोई के 5 नाम, तिरुवरूर के चावल के कटोरे के 3 नाम, चेन्नई के 3 नाम, 4 सुपर पावर वाली अनोखी साइट्स,
4 वी वाली संगीतमयी कविता से निकले नाम और आखिर में हिंदी उर्दू के लॉजिक से जुड़े 3 मुश्किल नाम। पूरी जानकारी को पक्का करने के लिए हमारे आज के नोट्स के अंत में एक बहुत ही उपयोगी ब्लैकबोर्ड समरी टेबल दी गई है। हाँ, वो बहुत काम की है। चलिए एक बार इसे तेजी से दोहराते हैं ताकि ये पूरी तरह से सभी के दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल, चलिए। अगर कोई पूछे कि इनमें से सबसे पुरानी साइट कौन सी है, तो हमारा दिमाग तुरंत 1797 की तरफ जाएगा। जवाब है वेदांतंगल। वेदांतंगल। समुद्री साइट कौन सी है? शाही रसोई के पास वाला खारा पानी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। मैंग्रोव साइट कौन सी है? वो जड़ों वाला जंगल, पिछावरम। पिछावरम। पहाड़ी साइट कौन सी है? पहाड़ों का राजा, लॉन्गवुड शोला। लॉन्गवुड शोला। और अंत में रसोई वाली साइट्स कौन सी हैं? तो वो हैं शक्कर कांजी, चित्रा और थिर। ये शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के उन 10 महत्वपूर्ण रामसर स्थलों से जो हमेशा सूचियों में सबसे ऊपर रहते हैं। यूपी 10 लॉजिक टेबल। इस यूपी 10 लॉजिक टेबल का जिक्र है जिसमें हिंदी के शब्दों का बहुत ही रचनात्मक इस्तेमाल किया गया है। मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ। तो शुरुआत करते हैं सुर सरोवर से, जो आगरा में है। इसके लिए एक बहुत ही विजुअल ट्रिक दी गई है। आगरा का पेठा खाकर सुर निकलते हैं। अरे वाह, है ना मजेदार? आगरा शहर का नाम आते ही पेठे की मिठास दिमाग में आती है और उस मिठास के साथ सुर सरोवर का सुर जोड़ देना एक ऐसा विजुअल बनाता है जिसे भूलना मुश्किल है। इस ट्रिक की सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही जरूरी भौगोलिक तथ्य जोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए। इस सुर सरोवर को कीटम झील या कीटम लेक भी कहा जाता है और सिर्फ पानी का स्रोत होने के अलावा ये जगह अपने स्लॉथ बेयर रेस्क्यू सेंटर के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती है। अच्छा, भालुओं के लिए? हाँ, भारत में भालुओं के संरक्षण के लिए ऐसे केंद्र बहुत कम है। तो जब हम पेठे और सुरी की बात कर रहे हैं ना, तो उस तस्वीर में कीटम झील के किनारे घूमते हुए एक स्लॉथ बियर को भी इमेजिन कर लेना चाहिए। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जो अक्सर सामान्य पढ़ाई में छूट जाता है। बिल्कुल। तो अब आगरा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्नाव की तरफ। वहां है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक एकदम सीधे शब्दों के जुड़ाव पर है। नवाब लोग उन पर राज करते हैं। उन पर? हाँ, यहाँ उन शब्द का इस्तेमाल उन्नाव के लिए एक सटीक ध्वनि पैदा कर रहा है। नवाबों का राज और उन्नाव का उन दोनों मिलकर एकदम साफ कनेक्शन बनाते हैं। ये ध्वनि आधारित जो ट्रिक्स होती है ना, वो परीक्षा के दबाव वाले माहौल में बहुत तेजी से काम करती हैं। बिल्कुल। और इसी तरह हरदोई जिले में जो सांडी रामसर साइट है, उसके लिए एक बड़ी थोड़ी हास्यपूर्ण लेकिन बहुत ही प्रभावी ट्रिक है। वो क्या है? सांड बहुत हार्ड होता है। अच्छा, सांड से सांडी और हार्ड से हरदोई। बिल्कुल, सांड और हार्ड बहुत आसानी से याद हो जाता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के भूगोल को देखें ना, तो ये पूरा गंगा का मैदानी इलाका है जहाँ पानी और जमीन का मिलन कई तरह के वेटलैंड्स बनाता है। हाँ, पानी तो भरपूर है वहाँ। इसी कड़ी में संत कबीर नगर का बखीरा वन्य जीव अभयारण्य आता है। हाँ, इसके लिए नोट्स में जो ट्रिक है वो है बखेड़ा खड़ा किया कबीर ने, बखेड़ा से बखेड़ा और कबीर से संत कबीर नगर। बहुत ही सहज जुड़ाव है और भौगोलिक रूप से बखीरा का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे नया रामसर स्थल है। अच्छा, सबसे नया? जी, इसे 2022 में ही इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया था और नई साइट्स तो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहती ही हैं। तो ये जानकारी बहुत काम की है। अब बखीरा के इस नएपन के बाद बिजनौर के हैदरपुर वेटलैंड की तरफ चलते हैं। इसकी ट्रिक क्या कहती है? यहाँ प्रकृति से जुड़ी एक बेहतरीन ट्रिक है। हैदर ने बीज बोया, बीज से बिजनौर का सीधा संदर्भ निकलता है। और हैदरपुर वैसे भी गंगा और सोलानी नदियों के बीच स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलदली इलाका है। और खेती की बात हो ही रही है तो इसके ठीक बाद इटावा का सरसई नावर आता है। इसका नाम सुन के ही कृषि की याद आती है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसकी ट्रिक खेती किसानी से ही जुड़ी है। सरसों इटावा में उगती है। सरसई नाम को सरसों से जोड़ दिया। हाँ, उत्तर प्रदेश का ये पूरा हिस्सा अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, तो ये याद रखना बहुत ही स्वाभाविक लगता है। और ये सभी वेटलैंड्स, चाहे वो हैदरपुर हो या सरसई नावर, ये केवल पक्षियों के रुकने की जगह नहीं है। तो और क्या भूमिका है इनकी? ये इस विशाल कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी भूजल पुनर्भरण के सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत है। ये इकोलॉजी वाला एंगल बहुत अहम है। अच्छा, अब गोंडा के पार्वती अर्गा की बात करते हैं। इसकी ट्रिक बहुत ही सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ी है। बताइए। पार्वती जी की गोंद या जिसे गोद कहते हैं, एकमात्र आशीर्वाद।
तो गोंद शब्द से गोंडा को याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत सुंदर ट्रिक है ये। और ये असल में 2 झीलों पार्वती और अर्गा का एक समूह है जो मॉनसून के दौरान एक विशाल जल क्षेत्र में बदल जाता है। ये तो हो गए 7। अब 8वें और 9वें की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी और खान-पान का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। खान-पान का? हाँ, रायबरेली के समसपुर और मैनपुरी के समान पक्षी अभयारण्य के लिए। समसपुर के लिए कहा गया है समोसा बरेली में मिलता है। समसपुर को समोसा बना दिया। हाँ, दिमागी जुड़ाव का शानदार उदाहरण है। और वहीं मैनपुरी के सामान के लिए ट्रिक है, मैं अपना सामान भूल गया। मैं से मैनपुरी और सामान से सामान। बिल्कुल, ये छोटे छोटे वाक्य असल में बहुत बड़ी जानकारी को सहेज रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की इस 10 स्थलों की सूची का समापन एक बेहद ऐतिहासिक और विशाल साइट के साथ होता है। हाँ, जो है बुलंदशहर का अपर गंगा नदी क्षेत्र। इसकी ट्रिक क्या है? बहुत प्रेरणादायक है। गंगा की लहर बुलंद। गंगा की लहर बुलंद, बहुत बढ़िया। और इस अपर गंगा या ऊपरी गंगा क्षेत्र का महत्व समझना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बताइए। ब्रिज घाट से नरोरा तक फैला नदी का ये हिस्सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना या पहला रामसर स्थल है। मतलब जहाँ बखीरा सबसे नया है, वहीं अपर गंगा सबसे पुराना है। एकदम सही। और यहाँ गंगा डॉल्फिन से लेकर घड़ियाल तक जैव विविधता का एक पूरा का पूरा संसार बसता है। तो यूपी के ये 10 स्थल तो बहुत अच्छे से कवर हो गए। अब इन नोट्स के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो भूगोल के नजरिए से बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हाँ, ये हिस्सा बिहार की 3 महत्वपूर्ण साइट्स पर केंद्रित है। बिल्कुल, बिहार की जो स्थलाकृति और नदियों का जाल है ना, वो इसे वेटलैंड्स के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। इसमें पहला नाम आता है कांवर झील का, जिसे काबर ताल भी कहते हैं। और कांवर झील कोई सामान्य झील नहीं है, ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक। तो अगर इसे भौगोलिक तौर पर थोड़ा समझा जाए तो जब कोई नदी मैदानी इलाकों में बहते हुए बहुत ज्यादा घुमावदार रास्ता अपना लेती है और समय के साथ उस नदी का एक घुमाव कटकर अलग हो जाता है, तो अंग्रेजी की यू अक्षर या घोड़े के खुर के आकार की एक झील बन जाती है। तो कांवर झील भी ऐसे ही बनी है? हाँ, कांवर झील गंडक नदी के ऐसे ही घुमावों से बनी है। ये ऑक्सबो लेक का जो कॉन्सेप्ट है, ये भूविज्ञान की एक बहुत ही जीवंत प्रक्रिया है। बिल्कुल। और कांवर झील का महत्व इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि ये बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल है। अच्छा, बिहार का पहला। और नोट्स में इसके अलावा जमुई जिले की 2 अन्य झीलों का भी विस्तार से जिक्र है, जिन्हें द ट्विंस या जुड़वां के रूप में पहचाना जाता है, नागी और नकटी। हाँ, कांवर झील के विपरीत नागी और नकटी प्राकृतिक झीलें नहीं है। ये दोनों मानव निर्मित या मैन मेड जलाशय है, जिन्हें असल में सिंचाई के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ प्रकृति ने इन्हें अपना लिया। सही कहा। और नागी नकटी के लिए जो लॉजिक या ट्रिक नोट्स में दी गई है ना, वो बहुविकल्पीय प्रश्नों या एमसीक्यूज के लिए एक शानदार हथियार है। वो कैसे? नियम बहुत सीधा है। अगर किसी भी सवाल में इन दोनों में से किसी एक का नाम आता है, तो दूसरा भी हमेशा उसी जिले में होगा। मतलब अगर नागी जमुई में है तो नकटी भी जमुई में ही है। बिल्कुल, दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिहार की इन 3 साइट्स कांवर, नागी और नकटी को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? हाँ, वही। तो इसका जवाब एक बहुत ही विशाल प्राकृतिक परिघटना में छिपा है, जिसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहा जाता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे? हाँ, हर साल सर्दियों के मौसम में जब साइबेरिया और मध्य एशिया में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, तो वहाँ के पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर दक्षिण की ओर आते हैं। इतनी लंबी उड़ान? बिल्कुल, वेल हिमालय के ऊंचे और ठंडे पहाड़ों को पार करते हैं, जिस दौरान उनके शरीर की लगभग आधी ऊर्जा और वजन खत्म हो जाता है। बाप रे। उस लंबी और थका देने वाली उड़ान के बाद जब वे भारत के मैदानी इलाकों में प्रवेश करते हैं, तो कांवर, नागी और नकटी जैसे वेटलैंड्स उनके लिए पहला सुरक्षित और भोजन से भरपूर पड़ाव बनते हैं। मतलब अगर ये आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स ना हो तो उन प्रवासी पक्षियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि हजारों किलोमीटर दूर उड़ने वाले एक छोटे से पक्षी का जीवन बिहार की एक झील पर निर्भर करता है। यही वो जानकारी है जो भूगोल को सिर्फ नक्शे से निकालकर असल जिंदगी से जोड़ती है। बिल्कुल। तो अब इस चर्चा के सबसे रणनीतिक हिस्से पर आता है। नोट्स में ऐसे 7 राज्यों का जिक्र है जिन्हें सिंगल साइट स्टेट्स कहा गया है। मतलब इन 7 राज्यों में केवल एक रामसर स्थल है।
हाँ, और इसके साथ ही द फेमस 4 की अवधारणा भी दी गई है। किसी भी बड़े डेटा सेट को याद रखने के लिए ऐसी छंटनी करना बहुत ही वैज्ञानिक तरीका माना जाता है। और जिन राज्यों में केवल एक रामसर साइट है, वे अक्सर परीक्षाओं में सीधे तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि उनका इकलौता होना ही उन्हें विशेष बना देता है। ये तो है। जब हम इन द फेमस 4 या इन 7 राज्यों की बात करते हैं, तो हर एक साइट के साथ एक बहुत ही गहरी कहानी जुड़ी होती है। चलिए फिर इन 7 राज्यों और उनकी ट्रिक्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड। यहाँ आसन कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। इसकी ट्रिक है, उत्तराखंड का रास्ता बड़ा आसान है। अच्छा, पहाड़ों के रास्ते तो वैसे बहुत कठिन होते हैं। हाँ, घुमावदार होते हैं, लेकिन दिमागी जुड़ाव के लिए इस ट्रिक में उत्तराखंड के रास्तों को आसान या आसन बना दिया गया है। ये यमुना नदी के तट पर स्थित एक बेहद खूबसूरत जगह है। और ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है, जिसे 2020 में ये दर्जा प्राप्त हुआ था। यमुना नदी के पास होने के कारण ये भी पक्षियों के लिए एक बहुत सुरक्षित पनाहगाह है। बिल्कुल। दूसरा राज्य है गोवा, और यहाँ की साइट का नाम है नंदा लेक। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक बहुत ही आधुनिक और रोजमर्रा की बातचीत से प्रेरित है। गोवा में नंदा देवी या दोस्त के साथ पार्टी। गोवा का नाम आते ही हुटियों और पार्टी का ख्याल तो आता ही है। हाँ, और उसके साथ नंदा को जोड़ देना इसे आसानी से याद रखने लायक बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? गोवा का जिक्र आते ही दिमाग में विशाल समुद्र और खारे पानी के समुद्री तट आते हैं, लेकिन नंदा लेक खारे पानी की नहीं बल्कि मीठे पानी का दलदल यानी फ्रेश वाटर मार्श है। अच्छा, ये तो सच में एक विरोधाभास है। हाँ, और यही इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। तटीय इलाकों में मीठे पानी के दलदल एक बहुत बड़े बफर जोन का काम करते हैं। बफर जोन मतलब ये खारे पानी को जमीन के अंदर मीठे पानी के स्रोतों में मिलने से रोकते हैं। इसे 2022 में गोवा का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये जानकारी बहुत अहम है। अब अगर गोवा से सीधे भारत के उत्तर पूर्व की ओर चलें तो मणिपुर का नाम आता है। मणिपुर की साइट है लोकटक लेक। बिल्कुल, और इसके लिए जो ट्रिक दी गई है वो बहुत ही मजेदार है। मणि को मुंह में रखो तो टक टक आवाज आएगी। मणि से मणिपुर और टक टक से लोकटक, बहुत ही बढ़िया जुड़ाव है। लेकिन लोकटक झील के बारे में जो जानकारी सामने है ना, वो इस ट्रिक से कहीं ज्यादा रोमांचक है। वो क्या? ये दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। तैरती हुई झील? हाँ, मतलब एक झील कैसे तैर सकती है, ये सवाल दिमाग में आना बहुत लाजमी है। ये तैरने वाली बात असल में एक बहुत ही अद्भुत जैविक प्रक्रिया है। अच्छा? लोकटक झील में मिट्टी, जैविक पदार्थों और सड़ी गली वनस्पतियों के बहुत बड़े-बड़े प्राकृतिक द्वीप तैरते रहते हैं। प्राकृतिक द्वीप? हाँ, और इन तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय मणिपुरी भाषा में फुमडीज कहा जाता है। फुमडीज? और ये फुमडीज इतने बड़े और मोटे होते हैं कि इनके ऊपर एक पूरा राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अरे, एक तैरते हुए द्वीप पर पूरा का पूरा नेशनल पार्क? बिल्कुल। और इन फुमडीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन पर एक विशेष प्रकार का हिरण पाया जाता है, जिसे संगाई या डांसिंग डियर कहते हैं। डांसिंग डियर या नाचने वाला हिरण, यह नाम भी अपने आप में पहेली लगता है। तो ये नाचते क्यों हैं? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये हिरण उन तैरते हुए द्वीपों यानी फुमडीज पर चलते हैं तो उनके शरीर के वजन से वो जैविक स्पंज थोड़ा नीचे दबता है। अच्छा। तो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हिरण को लगातार अपने पैर इधर उधर करने पड़ते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो हिरण पानी के बीचों बीच किसी हरे गलीचे पर नाच रहा हो। क्या बात है! ये प्रकृति का एक ऐसा नायाब नजारा है जिसे दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता। सच में अद्भुत है। प्रकृति के इस संतुलन के बाद अगला सिंगल साइट राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा में कौन सी साइट है? यहाँ रुद्र सागर लेक है। इसकी ट्रिक शाब्दिक अर्थों पर आधारित है। त्रिपुरा यानी 3 शहर का रुद्र या भगवान शिव का सागर। त्रिपुरा और रुद्र सागर एक साथ मिलकर एक पौराणिक और भाषाई जुड़ाव बनाते हैं जो याद रखने में सच में बहुत आसान है। त्रिपुरा से आगे बढ़कर असम की बात की जाए तो वहां की साइट है दीपोर बील। दीपोर बील। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, असम की चाय डीप बील के पास मिलती है। असम का नाम आते ही चाय के बागान सामने आ ही जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस नाम में जो बील शब्द है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
असमिया भाषा में बील का मतलब ही झील या बड़ा जल निकाय होता है। अच्छा, बील का मतलब ही झील है। हाँ, गुवाहाटी शहर के बिल्कुल पास स्थित ये दीपोर बील असम के पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो शहर को बाढ़ से बचाने का काम भी करता है। अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो छठा राज्य कर्नाटक है। हाँ, जहाँ रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी स्थित है। इसके लिए दी गई ट्रिक बहुत ही रचनात्मक है। कर्नाटक में रंगनाथ का रोल, कर्नाटक शब्द से नाटक निकाल लिया गया है और उसमें रंगनाथ के रोल को फिट कर दिया गया है। और कावेरी नदी के तट पर स्थित ये सेंचुरी मगरमच्छों और हजारों पक्षियों का एक विशाल घर है। अब इस सूची का 7वां और अंतिम राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम की साइट का नाम है पाला वेटलैंड। बिल्कुल। इसके लिए बहुत ही सरल और तुकबंदी वाली ट्रिक है, मजे में पाला पड़ा। मिजो से मजे और पाला वेटलैंड से पाला। ये वेटलैंड इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। इन 7 राज्यों को अलग अलग समझना बहुत मददगार है, लेकिन इन नोट्स का सबसे बड़ा आकर्षण तो वो मास्टर स्ट्रोक है जो इन सभी को एक साथ जोड़ देता है। जी हाँ, जब बहुत सारी अलग अलग जानकारियों को एक साथ याद रखना होना, तो संज्ञानात्मक विज्ञान या कॉग्निटिव साइंस कहता है कि जानकारियों को छोटे हिस्सों या चंक्स में बांटकर एक कहानी बना लेनी चाहिए। और इसी सिद्धांत पर आधारित एक मास्टर वन साइट निमोनिक वाक्य इन नोट्स में मौजूद है। वो वाक्य क्या है? ये एक ऐसा वाक्य है जो एक झटके में इन सिंगल साइट राज्यों से जुड़े किसी भी मुश्किल सवाल का सटीक जवाब दे सकता है। वाक्य है, नंदा ने आसान रास्ते से दीप लेक में मणि ढूंढा और रंगनाथ का पाला पड़ा। बहुत ही बढ़िया। इसे एक बार और गहराई से समझते हैं। गोवा की नंदा उत्तराखंड के आसान रास्ते से असम की दीप लेक में मणिपुर की मणि ढूंढने गई, जहां उसका सामना कर्नाटक के रंगनाथ और मिजोरम के पाला से हुआ। इस एक वाक्य में 6 राज्यों के नाम और उनकी साइट्स एक कहानी की तरह पिरो दी गई हैं। हाँ, केवल त्रिपुरा के रुद्रसागर को अलग से ध्यान में रखना होता है। ये मास्टर वाक्य इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचने का बेहतरीन उपाय है। बिल्कुल है। जब परीक्षा में समय कम हो और कई मिलते जुलते नाम सामने हो, तो ये छोटा सा वाक्य एक अचूक दिशा निर्देश का काम करता है। ये याद रखने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से जानकारी को प्रोसेस करने की कला है। अगर आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। हाँ, हमने काफी कुछ कवर कर लिया। शुरुआत उत्तर प्रदेश के 10 स्थलों और यूपी 10 लॉजिक टेबल से हुई, जहां भौगोलिक विस्तार और भूजल पुनर्भरण की बात आई। फिर बिहार की 3 साइट्स के जरिए ऑक्सबो लेक के निर्माण और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तहत साइबेरिया से आने वाले पक्षियों के संघर्ष को समझा गया। और अंत में 7 सिंगल साइट राज्यों को द फेमस 4, तैरती हुई लोकटक झील और एक मास्टर निमोनिक वाक्य के जरिए दिमाग में हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया गया। बिल्कुल, ये पूरी जानकारी न सिर्फ सटीक रही बल्कि बिल्कुल टू द पॉइंट रही। चलिए शुरू करते हैं। हमारी मूक्स की शुरुआत उन राज्यों से होती है जहां ठीक 2 रामसर स्थल मौजूद हैं। इन्हें द डबल साइट स्टेट लिस्ट या पावर पेयर्स कहा गया है। ये वर्गीकरण का तरीका ही अपने आप में काफी स्मार्ट है। जानकारी को इस तरह चंक में बांटने से दिमाग के लिए उसे प्रोसेस करना आसान हो जाता है। हाँ, एक बाउंड्री बन जाती है। तो इस पावर पेयर लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है राजस्थान का। इसे द क्लासिक पेयर कहा गया है। राजस्थान की साइट्स सच में क्लासिक हैं। बिल्कुल, यहाँ 2 बेहद महत्वपूर्ण रामसर साइट्स हैं। पहला है केवलादेव, जो विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है, और दूसरी है सांभर झील, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अब इन्हें याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही अजीब है, सुनिए। राजस्थान की सांभर दाल केवल बर्ड्स खाते हैं। राजस्थान की सांभर दाल केवल बर्ड्स खाते हैं। हाँ, या फिर अंग्रेजी वाला लॉजिक लें तो राजस्थान सॉल्ट यानी सांभर और किंग्स यानी केवलादेव के लिए प्रसिद्ध है। पहली नजर में सांभर दाल और बर्ड्स वाली बात बिल्कुल बेतुकी लग सकती है। लग तो रही है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत सॉलिड है। सांभर शब्द सुनते ही दक्षिण भारतीय व्यंजन की तस्वीर आती है, जिसे यहाँ सीधे सांभर झील से जोड़ दिया गया है। और केवल शब्द केवलादेव से जुड़ता है। सही कहा। और बर्ड्स याद दिलाता है कि ये एक पक्षी अभयारण्य है। एक कटोरी में सांभर दाल खाते हुए पक्षी की छवि इतनी हास्यास्पद है कि इसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। सच में, ये कल्पना किसी कार्टून जैसी लगती है। अब अगले पावर पेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये है हरियाणा। इसे नोट्स में द सुल्तान पेयर कहा गया है ना? हाँ, यहाँ के 2 स्थल हैं,
सुल्तानपुर जो गुरुग्राम में है और भिंडावास जो हरियाणा का सबसे बड़ा मानव निर्मित मीठे पानी का आर्द्र भूमि है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है हरियाणा के सुल्तान का भिंडा का खेत या फिर सुल्तान ने भिंडा उगाया। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि कैसे इन ट्रिक्स में भिंडी और सुल्तान जैसी इमेजेस का मिश्रण किया गया है। एकदम अलग अलग दुनिया। बिल्कुल। सुल्तान शब्द भव्यता का प्रतीक है और भिंडी रसोई की सबसे साधारण सब्जी है। एक शाही सुल्तान को खेत में भिंडी उगाते देखने का विरोधाभास तुरंत दिमाग में छप जाता है। सच में ये बहुत ही विजुअल ट्रिक है। अब तीसरा पावर पेयर है लद्दाख। इसे द त्सो ट्विंस कहा गया है। यहाँ तो भाषा ही आधी ट्रिक सॉल्व कर देती है। हाँ, क्योंकि लद्दाखी भाषा में त्सो का अर्थ ही झील होता है। यहाँ के स्थल हैं त्सोकर, जिसे सफेद झील भी कहते हैं क्योंकि यहाँ नमक जमा होता है, और त्सो मोरिरी जो एक ऊंचाई वाली पहाड़ी झील है। तो इसके लिए कहानी क्या है? ट्रिक है लद्दाख में त्सोकर मोर नाचो। त्सो मतलब झील, कर से त्सोकर और मोर से त्सो मोरिरी। या सीधे याद रखें कि त्सो मतलब लद्दाख। ये तरीका बहुत ही सुंदर है। स्थानीय भाषा के एक शब्द को पकड़कर पूरी सूची को डिकोड किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे आखिरी पावर पेयर पर, गुजरात। इसे द वाटर पेयर कहा गया है। वाटर पेयर, इसके साइट्स कौन से हैं? नल सरोवर जो एक विशाल प्राकृतिक झील है और थोल झील जो दलदल से घिरी उथली झील है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि विशाल झीलों को याद रखने की ट्रिक सीधे हमारे बाथरूम के नल से जुड़ी है। ट्रिक है गुजरात में नल से थोल की। थोल मतलब धुलाई, या बस नल चलाओ गुजरात में। वाह, विशाल प्राकृतिक झीलों को रोजमर्रा के नल से जोड़ना बहुत ही प्रभावी स्केल कॉन्ट्रास्ट है। नल से नल सरोवर और थोल से धुलाई। पानी गिरते नल की छवि हमेशा के लिए नामों को दिमाग में फिक्स कर देती है। तो ये तो थे हमारे पावर पेयर्स, दो साइट्स वाले राज्य। यहाँ तक तो छोटी लाइनों से काम चल गया, लेकिन अब चुनौती बढ़ने वाली है। बिल्कुल। अब हम द 6 पैक स्टेट्स पर आते हैं, यानी वो राज्य जहाँ ठीक 6 रामसर स्थल हैं। 2 को याद करना आसान है, लेकिन 6 स्थलों के लिए दिमाग को एक अलग रणनीति चाहिए। हाँ, और हमारे पास पंजाब और ओडिशा के रूप में 2 ऐसे राज्य हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमें समझना होगा कि बड़ी जानकारी को क्लस्टर में कैसे बांटा जाता है। 6 नामों के लिए एक पूरी कहानी या कविता की जरूरत होती है। जब 6 अलग अलग नामों को एक ही कहानी में पिरो दिया जाता है तो दिमाग को सिर्फ वो एक कहानी याद रखनी होती है, एक चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल, एक नाम याद आते ही बाकी अपने आप बाहर आने लगते हैं। तो चलिए पंजाब के 6 पैक को डिकोड करते हैं। नोट्स में इसे द KHR क्लस्टर कहा गया है। पंजाब के स्थल मुख्य रूप से उसकी प्रसिद्ध नदियों व्यास और सतलज से जुड़े हैं। इसके साइट्स और उनके लॉजिक क्या हैं? बहुत ही मजेदार है। पहला कंजली, जिसके लिए कंजक त्योहार का लॉजिक है। दूसरा हरिके, जहां ब्यास और सतलज मिलती हैं, इसके लिए हरि शब्द है। तीसरा रोपड़, इसके लिए रोपना या बीज बोना लिया गया है। और बाकी 3? चौथा है केशोपुर मियानी, पंजाब केश के लिए प्रसिद्ध है, तो केश। 5वां नांगल भाखड़ा, नांगल बांध से। और छठा स्वयं व्यास नदी। तो इसकी पंजाब क्रेजी ट्रिक क्या बनी? ट्रिक है हरि ने व्यास रिवर के पास नांगल में रोपड़ किया और कंजली के केश सवारे। क्या बात है! इस ट्रिक की संरचना किसी फिल्म की पटकथा जैसी है। एक नायक है हरि, एक स्थान है व्यास रिवर के पास नांगल, एक घटना है रोपड़ करना, और अंत में एक अजीब क्रिया है कंजली के केश संवारना। सच में ये एक मेंटल फिल्म की तरह काम करता है। जब भी पंजाब का सवाल आएगा, दिमाग बस इस दृश्य को प्ले करेगा और सारे 6 नाम तुरंत याद आ जाएंगे। अब हमारे दूसरे 6 पैक राज्य की बात करते हैं, ओडिशा। इसे आर्द्र भूमि का कोस्टल पावर हाउस बताया गया है। इसके पीछे का कारण इसकी लंबी तटरेखा और वहां का पारिस्थितिकीय तंत्र है। बिल्कुल। अब इस द सी एंड लेक क्लस्टर के 6 स्थलों को देखते हैं। चिल्का झील, जो भारत का पहला रामसर स्थल है। लॉजिक है पहला चिल करना, ठीक है। दूसरा भितरकनिका मैंग्रोव के भीतर। तीसरा सतकोसिया गॉर्ज, 7 कोश लंबा। चौथा टम्पारा, ओडिशा का टेम्परेचर हाई है। टम्पारा से टेम्परेचर, शानदार। 5वां हीराकुद हीरा बांध। और छठा अनसुपा झील का एक छोटा सा अंश।
और इस कोस्टल पावर हाउस की क्रेजी ट्रिक क्या है? ये किसी ट्रेजर हंट की तरह है। सुनिए, चिल्का के भीतर हीरा मिला जो 7 कोश दूर टम्पारा और अनसुपा के बीच छुपा था। मैं कहूंगा कि ये वाली ट्रिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही शक्तिशाली है। भौगोलिक स्थानों को एक रोमांचक खजाने की खोज वाली कहानी में बदल दिया गया। यस, चिल्का के भीतर हीरा मिला। हाँ, जो किसी के लिए भी भूलना असंभव है। ये सिर्फ ट्रिक नहीं है, इसमें एक तरह का रोमांच है। एकदम सही। अब हम इस चर्चा के अंतिम और बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, एग्जाम रिवीजन चेकलिस्ट और कुछ गोल्डन प्रो टिप्स। मैं तेजी से सभी राज्यों के आंकड़ों का सारांश दे देती हूँ ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। बिल्कुल, जल्दी से रैप अप कर लेते हैं इस डेटा को। सबसे ऊपर है द किंग, तमिलनाडु, जहां 20 स्थल हैं। इसे रामनाथपुरम क्लस्टर कहते हैं। फिर रनर अप है उत्तर प्रदेश, 10 स्थलों के साथ। इन्हें नवाब और उनके दोस्त की तरह याद रखना है। यूपी के नवाब, सही है। फिर हमारे 6 पैक राज्य पंजाब और ओडिशा, जिनके 6-6 स्थल हमने अभी देखे। उसके बाद द ट्रियो यानी 3 स्थल वाला बिहार, कमरनागी और नकटी। और फिर हमारे डबल्स। हाँ, द डबल्स यानी 2 स्थल वाले राज्य, राजस्थान, हरियाणा, लद्दाख और गुजरात। और अंत में द सोलो राज्य जैसे उत्तराखंड, गोवा, असम आदि, जहाँ केवल एक रामसर स्थल है। ये नंबर्स का खेल सच में बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस सब का मतलब क्या है? नोट्स के सबसे शानदार हिस्से पर आते हैं, कुछ गोल्डन प्रो टिप्स। मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ। अगर शब्द बील दिखे तो असम सोचें, अगर शब्द सो दिखे तो लद्दाख सोचें, और अगर शब्द कुलम दिखे तो तमिलनाडु सोचें। शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें सीधे उत्तर भारत की बर्फीली वादियों में ले जाता है। इसे जम्मू और कश्मीर का कोल्ड वाटर ग्रुप कहा गया है, जिसकी थीम शिकारा और बर्फ रखी गई है। और इस ठंडे पानी वाले समूह में कुल 5 रामसर स्थल हैं। शुरुआत बांदीपोरा में स्थित वुलर झील से होती है। वुलर झील के मामले में ना किसी खास लिंग्विस्टिक ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सिर्फ एक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बिल्कुल, जब शिकारा और बर्फ की थीम दिमाग में आती है तो वुलर झील सबसे पहले उभरती है। लेकिन इसके बाद बाकी 4 जगहों के लिए जो ट्रिक्स तैयार की गई हैं वो बड़ी रचनात्मक हैं। हाँ, वो ट्रिक्स काफी दिलचस्प हैं। जैसे श्रीनगर के पास स्थित होकेसर को याद रखने के लिए ट्रिक है, होके रास्ता श्रीनगर जाता है। ये हमारी उस खूबी का बेहतरीन उदाहरण है जहां हम किसी शब्द की ध्वनि को एक रास्ते में बदल देते हैं। होके सर के होके को एक मार के विजुअल में बदल दिया गया है जो श्रीनगर से होकर जाता है। दिमाग नक्शे को रास्तों के रूप में बहुत जल्दी पकड़ता है। क्या बात है। इसी तरह की एक और ध्वनि आधारित ट्रिक जम्मू की सुरिनसर मानसर झीलों के लिए है। इसे ऐसे पिरोया गया है, सुरीली आवाज में मन लग गया। यहाँ ऑडिटरी मेमोरी यानी सुनकर याद रखने की क्षमता का इस्तेमाल हुआ है। सुरिनसर से सुरीली और मानसर से मन। जब जटिल नामों को संगीत और मन लगने जैसी मानवीय भावनाओं से जोड़ दिया जाता है तो याद करने में कोई तनाव नहीं रहता। हाँ, और जब बात कश्मीर की हो रही हो तो ठंड को कैसे भूल सकते हैं। श्रीनगर के शाल बुक के लिए ट्रिक है, शाल ओढ़कर भाग गए। यहाँ टैक्टाइल मेमोरी का इस्तेमाल है। कश्मीर के नाम से ठंड का एहसास होता है तो शाल ओढ़ने की छवि एकदम स्वाभाविक है और बाग वहाँ के प्रसिद्ध बगीचों को दर्शाता है। बहुत ही लॉजिकल है। और इस बर्फीले सफर की आखिरी जगह है बारामूला का हाईगम। इसकी ट्रिक है हाई एल्टीट्यूड गाम यानी गांव। इसे हाइब्रिड ट्रिक कह सकते हैं। हाईगम की ध्वनि को अंग्रेजी के हाई और क्षेत्रीय शब्द गाम में तोड़ दिया गया। रामसर स्थलों की खासियत उनका भूगोल ही होता है, तो नाम से ही ऊंचाई का पता चल जाना बहुत प्रभावी है। इन ठंडी वादियों के बाद चलिए हम भी प्रवासी पक्षियों की तरह उड़ान भरते हैं और सीधे पश्चिमी तट पर चलते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है गुजरात, जिसे वाटर बर्ड ग्रुप कहा गया है। इस इलाके में कुल 4 स्थल हैं। हाँ, हालांकि स्रोत के अनुसार इनमें से 2 का जिक्र पहले हो चुका है, लेकिन स्पष्टता के लिए हम यहाँ 4 का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, गुजरात के ये स्थल जल पक्षियों के लिए स्वर्ग है, इसलिए इन ट्रिक्स में पानी और पक्षियों का लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठता है। पहली जगह है नल सरोवर। ट्रिक है नल से बर्ड को पानी पिलाया। विजुअलाइजेशन का शानदार तरीका है ये। एक विशाल पक्षी और एक साधारण सा नल। ये कंट्रास्ट इतना अटपटा है कि याददाश्त इसे तुरंत सहेज लेती है। और साफ सफाई की छवि को आधार बनाकर
थोल लेक के लिए जो ट्रिक है वो है थोल की लेक में थोल मतलब धौल या धुलाई। धुलाई का सीधा संबंध पानी से है। थोल शब्द को एक एक्शन या क्रिया का रूप दे दिया गया है। क्रियाओं को याद रखना स्थिर शब्दों से कहीं ज्यादा आसान होता है। इसके बाद जामनगर का खिजाड़िया आता है। इसे एक घरेलू स्वाद के साथ जोड़ा गया है। खिजिया खिचड़ी खाई जामनगर में। गस्टेटरी मेमोरी। खिजाड़िया बोलने में कठिन है, लेकिन खिचड़ी से सब वाकिफ हैं। अनजान जगह को सीधे कंफर्ट फूड से जोड़ देना बहुत ही स्मार्ट मूव है। हाँ, और चौथा स्थल है वडोदरा का वधवाना। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। ट्रिक है वध या बढ़ गई बर्ड्स की संख्या। ये नाम को उसके उद्देश्य के साथ जोड़ने की कला है। इन स्थलों को बचाने का मुख्य उद्देश्य ही पक्षियों की संख्या बढ़ाना है। बिल्कुल सही। अब भारत के नक्शे पर एक लंबी छलांग लगाते हैं। हम आते हैं पश्चिम बंगाल के ईस्ट कोस्ट डुओ पर और फिर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के माउंटेन ट्रायो पर। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से। इसकी ट्रिक बस इतनी है, सुंदर मैंग्रोव्स। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। जब हम सुंदर मैंग्रोव्स कहते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक रक्षक की छवि बनती है। इसके विशाल इकोलॉजिकल महत्व को किसी और ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थल है ईस्ट कोलकाता। ये शहर का सीवेज ट्रीटमेंट वेटलैंड है। ये मानव और प्रकृति के तालमेल का अद्भुत उदाहरण है। अक्सर वेटलैंड्स जंगली इलाकों में होते हैं, लेकिन ये शहरी इकोसिस्टम का जीता जागता मॉडल है, जहां गंदा पानी प्राकृतिक रूप से साफ होता है। अब सीधे ऊंची चोटियों की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश का माउंटेन ट्रायो। पहली जगह है रेणुका झील। ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ट्रिक है रेणुका जी छोटी हैं। सबसे छोटी रेणुका। किसी निर्जीव जगह को इंसान का रूप देके छोटी बताना बहुत ही आत्मीय तकनीक है। दूसरी जगह है चंद्रताल। इसका लॉजिक है अत्यधिक ऊंचाई वाली चांद की झील। अत्यधिक ऊंचाई पर झील के शांत पानी में चांद का जो प्रतिबिंब बनता है वो एक विजुअल पोएट्री जैसा है। हाँ, बिल्कुल। नाम सुनते ही वो खामोशी और ऊंचाई दिमाग में छप जाती है। और हिमाचल का तीसरा स्थल ब्यास नदी पर बना पौंग डैम है। ट्रिक है पौंग बजारा पहाड़ों में। पहाड़ों की सबसे बड़ी खूबी वहाँ की गूंज होती है। पौंग को बजाने से जोड़ने पर एक अकूस्टिक या ध्वनि की याद पैदा होती है। अब हम आते हैं लेफ्टओवर्स पर। ये वो राज्य हैं जहां स्थलों की संख्या कम है, लेकिन मास्टर प्लान के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले दक्षिण में आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू लेक। कोलेरू लेक का भौगोलिक लॉजिक बहुत स्पष्ट है। यह दो विशाल नदियों कृष्णा और गोदावरी के बिल्कुल बीच में स्थित है। फिर महाराष्ट्र आता है, जहां 3 स्थल हैं, थाने क्रीक, लोनार लेक और नंदुर मध्यमेश्वर। इन तीनों की विविधता ही इनकी पहचान है। थाने क्रीक शहरी मैंग्रोव है। लोनार लेक उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। उसका तो कॉस्मिक कनेक्शन है। हाँ, और नंदुर मध्यमेश्वर पक्षियों की विशाल आबादी के लिए जाना जाता है। और आखिरी में लद्दाख है। यहाँ त्सोकार और त्सो मोरीरी नाम के 2 स्थल हैं। लद्दाख के इन नामों में जो त्सो शब्द है, उसका स्थानीय भाषा में मतलब ही झील होता है। ये एक सीधा भाषाई लॉजिक है। अब हम इस चर्चा के सबसे मास्टर स्ट्रोक वाले हिस्से पर पहुंच गए हैं। भाग 5, द टोटल स्कोर कार्ड चीट शीट। ये ढांचा सारे स्थलों को रैंक के अनुसार बांटता है। सबसे ऊपर तमिलनाडु है 20 स्थलों के साथ, जिसे द किंग कहा गया है। कॉग्निटिव लोड को कम करने के लिए चंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। तमिलनाडु को राजा की छवि देना और सबसे ऊपर बिठाना एक बहुत ही मजबूत मेंटल एंकर बनाता है। इसी तरह 10 स्थलों वाले उत्तर प्रदेश को द नवाब एंड हिज 10 फ्रेंड्स का टाइटल दिया गया है। डेटा को कहानी में बदलने का क्या बेहतरीन तरीका है।